हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए, विभिन्न एग्जाम में एनवायरनमेंट स्टडी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यावरण के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं पर्यावरण अध्ययन से, वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे देखने को हमें मिलते हैं। चाहे आप आरएएस की परीक्षा दीजिए, चाहे यूपीपीएससी की परीक्षा दीजिए या यूपीएससी की परीक्षा दीजिए या सीटेट की परीक्षा देंगे, आप रीट की परीक्षा देंगे, तो लेवल 1 जो होता है उनमें वहाँ से पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके के एसएससी जो साइंस वाला पार्ट है, वहाँ से पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ऐसा पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम पर्यावरण के बारे में समझेंगे और क्वेश्चन को कैसे हिट कर सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज की जो क्लास है वह है पर्यावरण अध्ययन एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल किस कारण से स्थिर रहता है? देखिए, हमारे पृथ्वी के चारों ओर मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है, उस वायु के आवरण को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल पर पृथ्वी आकर्षण बल डालती है और उस आकर्षण बल के कारण जो वायुमंडल है वह विद्यमान रहता है। तो इस पृथ्वी के द्वारा जो आकर्षण बल डाला जाता है, उस आकर्षण बल को नाम दिया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम ऑप्शनों पर विचार करें कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ये सही है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ये गलत है, सूर्य का आकर्षण बल इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चंद्रमा का प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ता। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल के स्थिर होने का कारण है वह एकमात्र कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वह वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर टिका रहता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जैव विविधता का सबसे ज्यादा ह्रास यानी कमी किस कारण से होती है? सबसे पहले हम बात करें बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जीवों की विविधता, अर्थात बहुत सारे तरह के पौधे और बहुत सारे तरह के जंतु। देखिए, बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है, बायोडाइवर्सिटी शब्द एडवर्ड विल्सन ने दिया था। किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन के द्वारा बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था। वास्तव में जैव विविधता की कमी होने का कारण है कि जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी, और वह प्राकृतिक आवास में कमी होने का कारण है कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की है। और वनों की अंधाधुंध कटाई जैसे उसका कारण ये भी हो सकता है कि खेती के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की गई हो, या फिर मकान बनाने के लिए, शहरीकरण को बढ़ाने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, यानी किसी भी कारण से वनों की जो कटाई की जा रही है उसके द्वारा जीवों का प्राकृतिक आवास कम हो रहा है, और प्राकृतिक आवास कम होने के कारण जैव विविधता में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो इसका जो मूल कारण है वह है वनों की कटाई। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करती है? देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव एक सकारात्मक प्रभाव है जो पृथ्वी के औसत ताप को नियमित बनाए रखती है जहां पर जीवन संभव होता है। और वह जो औसत ताप है वह 15 डिग्री से और 25 डिग्री के बीच औसत ताप पृथ्वी के ऊपर बना रहता है। अलग अलग क्षेत्रों में ये औसत ताप पाया जाता है। तो ये सारी जीवन जो संभव होने की प्रक्रिया है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है। लेकिन कुछ समय में, यानी कि 100-200 सालों के अंतर्गत, हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव में परिवर्तन देखे गए हैं। और वह परिवर्तन हमें ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के हानिकारक प्रभाव के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख जो योगदान देने वाली गैसें हैं वह है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आती है मीथेन, उसके बाद आता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और उसके बाद आता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव को दर्शाने वाली गैसें भी हैं और ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट डालने वाली गैसें भी हैं। तो इसका जो अगर हम देखें कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो करती है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नाइट्रस ऑक्साइड करती है, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑक्सीजन नहीं करती, और मीथेन करती है, आंसर नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए, इस क्रम को याद रखिए, इस क्रम से क्वेश्चन आपको नॉर्मली परीक्षाओं में देखने को मिलेगा और 100% आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में पूछा ही जाता है। जब भी पर्यावरण अध्ययन का कोई भी पेपर होगा तो वहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी यही होता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि किस प्रकार की कृषि पद्धति पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक मानी जाती है? तो देखिए, जैविक कृषि कभी भी पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती, औद्योगिक कृषि पर्यावरण को हानि पहुंचाती है, मिश्रित कृषि पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती, प्राकृतिक खेती भी पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती। तो जो औद्योगिक कृषि होती है, यानी कि रासायनिक पदार्थों द्वारा जो कृषि की जाती है, औद्योगिक रूप से जो खेती की जाती है, तो उसके द्वारा जो पर्यावरण को जो हानि होती है वह मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
तो सबसे ज़्यादा जो हानिकारक मानी जाती है कृषि पद्धति वो कौन सी होती है? औद्योगिक कृषि। कौन सी होती है? औद्योगिक कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो देखिए नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है, मृदा प्रदूषण नहीं करती। पौधों के लिए वृद्धि के लिए बहुत जरूरी होती है, यह भी मृदा प्रदूषण नहीं करती। और फास्फोरस मृदा प्रदूषण नहीं करती। फास्फोरस तो पौधों का एक पोषक तत्व है। सीसा, सीसा जो है वह किसी भी प्रकार से ना पौधे के लिए उपयोगी है ना जंतुओं के लिए उपयोगी है। यदि इसकी मात्रा मृदा में पाई जाती है तो मृदा प्रदूषण का कारण बनती है, तो ये सही है। और गंधक मृदा प्रदूषण का कारण नहीं है, क्योंकि गंधक भी, सल्फर जो है वह पौधों की वृद्धि के लिए या पौधों के जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है। तो यह सल्फर जो है वह भी मृदा प्रदूषण का कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सीसा, लेड। आगे हम बात करें भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दूसरा जो बात करें हम कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। ध्यान दीजिए ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति का जनक है नॉर्मन बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति का जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में जो हरित क्रांति आई थी वह आई थी 1966 से 1967 के बीच, यानी कि 1966 भी हो सकता है, 1967 भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है 1966 से 1967 या 1966 से 1967 के बीच भारत में हरित क्रांति आई। देखिए भारत में हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, खास करके खाद्यान्न को बढ़ाना, और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव हुआ है इस हरित क्रांति का वो है गेहूं की फसल पर हुआ। किस पर हुआ? गेहूं की फसल पर हुआ। और यही कारण है कि जो जहां पर हम पहले गेहूं का आयात करते थे, वर्तमान में हम अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर पा रहे हैं और दुनिया में निर्यात भी कर रहे हैं। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? कृषि उत्पादन को बढ़ाना। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे ओजोन छिद्र कहा जाता है? देखिए ओजोन जो परत है वह समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। एक प्रशीतक पदार्थों से उत्सर्जित होने वाला पदार्थ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह ओजोन परत की मोटाई में कमी करता है, और ओजोन परत की मोटाई में कमी को क्या कहा जाता है? ओजोन छिद्र। तो सबसे पहला ऑप्शन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी, ये आंसर नहीं हो सकता। वायुमंडल में नाइट्रोजन की कमी, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ओजोन परत में पतली हो रही परत, ये सही आंसर है, क्योंकि ओजोन परत की मोटाई में कमी को ही हम क्या बोल रहे हैं? ओजोन छिद्र। और वायुमंडल में मीथेन का बढ़ना, देखिए मीथेन का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है, ये ओजोन परत की मोटाई से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है जलवायु परिवर्तन किसके कारण होता है? देखिए जलवायु परिवर्तन जो है वो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। किसके कारण होता है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। और इन ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो प्रभाव होता है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वैश्विक तापन उसको बोला जाता है। तो सूर्य की गतिविधियों में परिवर्तन से जलवायु परिवर्तन नहीं होता है, ज्वालामुखी विस्फोट से नहीं होता है, ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से जलवायु परिवर्तन होता है, और समुद्री गतिविधियों में बदलाव से जलवायु परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजेटिव भी है, दिमाग लगाना पड़ा है इसमें हमें आंसर में। तो थोड़ा जहाँ हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है वहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इन सभी को आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत का पालन करता है? सबसे पहले हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास। सतत विकास का अर्थ होता है कि भाई कोई भी देश जो विकास की प्रक्रिया में अग्रसर हो रहा है तो वह अपने विकास की नीतियों को इस तरह से बनाए कि उसकी जो नीतियां हैं, चाहे वो औद्योगिक नीति हैं, चाहे वो व्यापारिक नीतियां हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की नीतियां जो सरकार बना रही है, उससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना हो, यानी भविष्य के पर्यावरण का भी संतुलन किया जा सके और अपने औद्योगिक विकास को भी बढ़ाया जा सके। इस तरह की नीतियों को बनाने का जो उद्देश्य होता है उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऊर्जा संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये एक तरह से नवीन जो ऊर्जा साधन है उनके ऊपर बात कर रहा है। अधिक मात्रा में खनिज का दोहन, यानी खनिज जब हम खत्म हो जाएंगे तो हम विकास नहीं कर सकते, पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वनों की कटाई से भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, प्लास्टिक कचरे को जलाने से भी पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ए।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऊर्जा संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल शक्ति परियोजना है? देखिए कोटा बैराज में हाइड्रो पावर उत्पन्न किया जाता है, भाखड़ा नागल परियोजना से हाइड्रो पावर उत्पन्न किया जाता है, हीराकुंड बांध से हाइड्रो पावर उत्पन्न किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े कारणों में से एक क्या है? क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण होता है वह है ग्रीन हाउस गैसें। कौन होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें। तो क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े कारणों में से एक क्या है? तो वह है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, वनों की कटाई से कौन सा प्रभाव सबसे अधिक होता है? जल प्रदूषण। वनों की कटाई का जल प्रदूषण से कोई संबंध नहीं है। भूमि अपरदन बिल्कुल होता है। वनों की कटाई से मृदा की उर्वरता में कमी बिल्कुल होती है, और वनों की कटाई से जैव विविधता में कमी बिल्कुल होती है। अब देखिए यहाँ पर तीनों प्रभाव होते हैं, बी, सी और डी। लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा प्रभाव देखें तो जैव विविधता में कमी सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वनों की कटाई के कारण। और हमने पहले क्वेश्चन में भी हमने यही आंसर देखा था, पहले दूसरे क्वेश्चन में, कि जैव विविधता में कमी का जो मुख्य कारण है वो क्या है? वनों की कटाई। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर होगा डी। ऐसा नहीं है, देखिए बी भी प्रभाव पड़ता है, सी भी पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वह जैव विविधता में कमी का प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, किसे पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है? देखिए इकोसिस्टम के अंतर्गत जैविक तथा अजैविक घटक दोनों को जोड़ा जाता है। यानी कि ऐसी तंत्र जिसमें अजैविक घटक भी शामिल हों और ऐसा तंत्र जिसमें जैविक घटक भी शामिल हों उसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम भी कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो ऑप्शन हम देखते हैं, एक क्षेत्र का भौतिक और जैविक घटक बिल्कुल सही है। जल और मृदा का मिश्रण, इसमें तो दोनों ही अजैविक हो गए, ये गलत है। केवल पौधों का समूह, ये केवल जैविक है, ये भी गलत है। केवल पशुओं का समूह, तो पशु भी जीवित होते हैं, ये जैविक घटक हो जाएगा, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। यानी इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक घटक दोनों का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, किस गैस को अपरदनकारी कोरोसिव कहा जाता है? यानी कोरोसिव का मतलब होता है कि जो संक्षारण करती है, यानी कि किसी परत को हटाने का कारण बनती है। ऑक्सीजन कभी भी नहीं हटाती, सल्फर डाइऑक्साइड हटाती है, नाइट्रोजन नहीं हटाती, मीथेन नहीं हटाती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम बात करें, सबसे अधिक ऊर्जा कुशल जीवाश्म ईंधन कौन सा है? देखिए जब हम कच्चे तेल का निष्कर्षण करते हैं तो विभिन्न तापमान पर अलग अलग ईंधनों का निष्कर्षण किया जाता है। यानी सबसे पहले किसका होगा? डीजल का होगा, फिर उसके बाद किसका होगा? पेट्रोल का होगा, और डीजल से भी पहले किसका होता है? केरोसिन का होता है। फिर पेट्रोल के बाद आपका आ जाता है प्राकृतिक गैस, जिसे हम नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं। और नेचुरल गैस की जो ऊर्जा दक्षता है वो देखिए केरोसिन से ज़्यादा डीजल की है, डीजल से ज़्यादा पेट्रोल की है, पेट्रोल से ज़्यादा किसकी है? नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस की होती है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा दक्षता किसकी होती है? प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम बात करें, रेगिस्तान का विस्तार मुख्यतः किस कारण से होता है? रेगिस्तान का विस्तार जो है वह है, देखिए जब हम वनों की कटाई करेंगे तो जलवायु में परिवर्तन होगा, जैव विविधता में कमी होगी, जैव विविधता में कमी होगा तो जो मृदा है वह शुष्क रहेगी। मृदा क्या रहेगी? शुष्क रहेगी। तो जलवायु में परिवर्तन से रेगिस्तान नहीं बढ़ता, लेकिन वनों की कटाई से रेगिस्तान बढ़ता है। अधिक पशुचारण से भी रेगिस्तान बढ़ता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ता जितना वनों की कटाई से बढ़ता है। जल की कमी से रेगिस्तान बढ़ता है, लेकिन उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ता जितना वनों की कटाई से होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे हम बात करें, किसे कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है? देखिए कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि किसी भी एरिया में वहां पर कितने कार्बन का उत्सर्जन, एक्सक्रेशन प्रति वर्ष किया गया है, तो उसे हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। और जो उत्सर्जन है वो किस रूप में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पृथ्वी के वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण वातावरण पर प्रभाव, बिल्कुल सही है। मृदा में कार्बन की मात्रा, ये गलत है। ग्लेशियरों का पिघलना, ये गलत है। और ऊर्जा का उपयोग, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक वर्ष के दौरान कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्सर्जित किया गया, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन फुटप्रिंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, जल चक्र वाटर साइकिल का प्रमुख घटक कौन सा है? देखिए वर्षा जो है वो जल चक्र का घटक है, वाष्पीकरण जल चक्र का घटक है, संघनन जल चक्र का घटक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये तीनों प्रक्रियाएं जल चक्र के अंतर्गत आती हैं। आगे हम बात करें, किस प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल को पीने योग्य बनाते हैं? देखिए वाष्पीकरण से समुद्री जल को पीने योग्य नहीं बनाया जाता, संघनन से नहीं बनाया जाता, अपकेंद्रण से नहीं बनाया। डीसैलिनेशन, डी मतलब होता है हटाना, सैलाइन मतलब होता है नमक वाले पदार्थों को या खारे पदार्थों को। तो
जो खारे पदार्थ होते हैं, खारापन के कारण होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट है, NaCl है, अन्य जो लवण हैं उनको हटाने वाली जो प्रक्रिया उसका नाम होता है डीसैलिनेशन। तो डीसैलिनेशन के द्वारा हम समुद्री जल को निष्कर्षित करके और पीने योग्य पानी हम बना सकते हैं। तो इज़राइल में भी इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है। जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर इन पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक नॉर्मल सा प्रश्न है। इसकी थीम पूछी जाती है कि हर वर्ष से भाई कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही है, तो थीम आपको जरूर याद रखनी है। तो 2024 की क्या रही है, 2023 की क्या रही है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे तो आने वाले जो जैसे 2025 है तो उसकी थीम क्या रही है, इनको यदि हम याद रखेंगे तो आसानी से हम क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमने जो एनवायरनमेंट स्टडी के 20 क्वेश्चन थे, देखिए 20 क्वेश्चन के माध्यम से हम एक सब्जेक्ट के रिवीजन का प्रयास करते हैं और थोड़े से समय में हम रिवीजन कर पाते हैं। ये कोई सब्जेक्ट थ्योरी क्लास तो नहीं है। क्वेश्चन के माध्यम से हम पर्यावरण अध्ययन का समझने का प्रयास कर रहे हैं और किस तरीके से हम पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित और सारी क्लासेस हैं तो उनको भी आप ज़रूर देखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर पर्यावरण अध्ययन प्रश्नोत्तरी के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम पर्यावरण अध्ययन की तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आप किस तरह की क्लासेस जो है वो और पढ़ना चाहते हो, हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे उन क्लासेस को बनाया जाए आपके लिए और आपकी तैयारी में हमारा भी कोई सहयोग बना रहे। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।